स्टार्ट। चलिए पहले मैं सेट कर लेता हूँ। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास हमारी अम्ल और क्षार की होने वाली है और ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि मैंने पहले ही ऐड किया है। इसीलिए वीडियो के लास्ट तक में बने रहिए, देखते रहिए और कुछ सीखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए जी, क्योंकि जब कोई हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप उस वीडियो को आप देख पाएंगे। ओके, इससे पहले आपकी साइड में एक थंबनेल दिखेगी, उसमें मैंने पीएच मान क्या होता है देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, ये हमारी वीडियो आपको यहीं पर सेम बाय सेम मिल जाएगी। तो ठीक है, उसको आप देखेंगे तो आपका पीएच मान से कोई भी आपका सवाल छूटेगा नहीं, ठीक है ना। चलो, आज हम जो पढ़ने वाले हैं अम्ल और क्षार के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम आपको ट्रिक और टिप्स दोनों बताएंगे। देखो, पढ़ने को तो आप कहीं से पढ़ लेंगे, पर सबसे बड़ी बात जो होती है ना, उसे आप याद कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो हम आपको याद करने का तरीका भी हम बताने वाले हैं। फिर जो पीडीएफ आपको दिख रही है पूरी 45-48 या पूरी 50 पेज की पूरी पीडीएफ है, जो कि मैंने खुद डिज़ाइन किया है। ठीक है, मेरा लगभग 2 घंटे समय इसमें लगा डिज़ाइन करने में। तो अगर आप मेरे साथ नोट करते रहिए तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप नोट नहीं करना चाहते तो जैसे क्लास ख़त्म होगी वैसे मैं वीडियो क्लास में बोल दूंगा जा कर के, तो वहीं पर आप जा कर के आप इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अगर अब मैं यहाँ पर से अपनी फ़ोटो को हटाता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लिखने के लिए ड्रॉ करने के लिए जगह कम पड़ जाता है, इसलिए मैं फ़ोटो अपनी हटा रहा हूँ। जब मैं वीडियो क्लास में पहुँचूँगा तो हमारी आपको एक बार फिर मुलाकात होगी, वो भी सामने आमने सामने, ठीक है। तो भाई एक कमेंट कर देना है, और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप किसी अपने दोस्त के साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं अपने आप को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि हमें सही तरीके से हम पढ़ पाएँ, ठीक है ना। चलिए, जितनी होगी मास्टर क्लास होने वाली है पूरी तरीके से, ठीक है ना, और जितना पढ़ाऊँगा बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ तुम्हें। तो हट जाऊँ मैं, चलिए मैं हटता हूँ। मेरी केवल आपको मेरी केवल आवाज़ आएगी, मैं दिखूँगा नहीं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर से मैं अब हट चुका हूँ और मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि हम पढ़ पाएँ ना। ऐसे ये तुम इस तरफ आ जाओ, तुम इस तरफ आ जाओ। अच्छा देखिए, हम रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें अम्ल और क्षार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, जो मैंने स्लाइड में मैंने ऐड किया, क्या क्या हम देखेंगे आज हम देखेंगे अम्ल और क्षार क्या होते हैं, यानी अम्ल और क्षार किसे कहते हैं और ये क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड, लिटमस पेपर टेस्ट। कोई विलन को जब लिटमस पेपर पर डाला जाता है तो कोई नीला होता है और कोई लाल होता है, और कैसे होता है, ठीक है ना, उसको भी हम देखने वाले साथ में साथ। नेक्स्ट, इसमें हम देखने वाले हैं जो अनेक वैज्ञानिकों ने जो परिभाषा दिया है अम्ल और क्षार के बारे में, उसको भी हम साथ ही साथ देखने वाले हैं। नेक्स्ट, अम्लों के प्रकार कौन कौन सा होता है, प्रबल अम्ल कौन होता है, दुर्बल अम्ल कौन होता है, प्रबल क्षार कौन होगा, दुर्बल क्षार कौन होते हैं, उन सभी टाइप को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या क्या होते हैं, साथ ही साथ हम इसको भी देखेंगे। और हम देखने वाले हैं अम्लों के जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं, साथ ही साथ हम उसको भी मैंने स्लाइड में ऐड किया नीचे जा कर के। नेक्स्ट, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अम्लों का उपयोग क्या है। जैसे अम्लों का उपयोग होता है ना कि जो हमारी जो सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है बैटरियों में, तो अम्लों का उपयोग क्या क्या है, ठीक है ना, उसको भी हम देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे क्षार के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी क्षारकों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ। मैंने अपने तरीके से मैंने कोई कंटेंट मैंने कसर अपनी तरफ से छोड़ा नहीं है, ठीक है ना। फिर क्षारकों के उपयोग भी के बारे में भी हम देखने वाले हैं इसी में। फिर तो क्षारकों के रासायनिक जो गुणधर्म होते हैं उसको भी मैंने स्लाइड में ऐड किया है, और अम्ल और क्षार को कैसे पहचानेंगे इसको मैंने ऐड किया है। और जो 2 टॉपिक आपका बचा है यहाँ पर, पीएच स्केल एंड वैल्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
ये मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वीडियो के लास्ट में मैं कराऊंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पीएच स्केल का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो उसका वीडियो का मैं नीचे पिन कर दूंगा लिंक उसका, तो उस वीडियो को भी आप आराम से देख पाएंगे। जैसे मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वैसे पीएच स्केल का वीडियो मैं उसके नीचे मैं पिन कर दूंगा। जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे आपको सीधा वो वीडियो चलने लगेगी आपके सामने, ठीक है ना। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको स्वयं कराने वाला हूँ, जो कि अच्छे एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने कंटेंट आपके लिए बेटर बनाना, तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नया तो इसको सब्सक्राइब कर लेना बस, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। जो इसमें मैंने स्लाइड में ऐड किया है ना, वो अम्ल और क्षार का, इन सभी को मैं आपको ट्रिक्स से बताने वाला हूँ, तभी कभी आप भूल नहीं पाएंगे इनको, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलिए, मेरी शक्ल तुम्हें नहीं दिख रही होगी ना। चलो देखो, यहाँ पर मेरे हर स्लाइड में मेरा वाटर मार्क लगा होगा। ये मेरा वाटर मार्क है, जो कि ये दर्शाता है कि हाँ मैंने ये मेरे चैनल की पूरी स्लाइड मेरी ही है, ठीक है ना। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, जो आपको दिख रहा होगा जितेंद्र सिंह गेरा एम, तो जितनी क्लासें हमारी चलती हैं सभी के सभी PDF इसी टेलीग्राम पर डाला जाता है। या अगर आपको नहीं मिलता तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मैं पिन कर दूंगा। तो जैसे ही आप टेलीग्राम लिंक पर आप क्लिक करेंगे, सीधे आप टेलीग्राम पर चैनल पर पहुंच जाएंगे और आपको ये PDF मिल जाएगी। ओके, चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे कि देखिए सभी रासायनिक यौगिकों यानी केमिकल कंपाउंड को उनके विशिष्ट गुण धर्मों के आधार पर 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। अब कौन कौन से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है? पहला अम्ल है, दूसरा क्षार है, और तीसरा लवण यानी कि साल्ट है, ठीक है। अम्ल यानी कि एसिड, क्षार यानी कि बेस, और साल्ट यानी कि लवण, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा ना इस स्थान पर क्षार के नीचे, यहाँ पर क्षार के नीचे देखो, यहाँ पर Cl2, NH3, H2SO4, H2O और HCl, ये सभी अम्ल हैं, ठीक है। जैसे NH3 अमोनिया, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 जल यानी कि, और HCl अम्ल, और Cl2 ये सभी अम्ल हैं, ठीक है। क्षार की बात करते हैं। क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी ये लिखा है ना, यहाँ पर इस बॉक्स में लिखा है NaOH, NH3 यहाँ पर NH3OH, ठीक है। और आपको इस कॉलम में कुछ लिखा है कैल्शियम OH का होल ट्वाइज, ये सभी क्षार हैं, ठीक है ना। और साल्ट यानी कि नमक, जिसको बोलते हैं NaCl, बोलते हैं ना कि नमक को NaCl बोलते हैं, तो साल्ट यानी कि लवण यानी कि नमक, ठीक है। अब जो 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया था वो 3 टाइप के हैं। पहला अम्ल, दूसरा क्षार और तीसरा लवण। यहाँ तक समझ पाए हो? अगर आप मेरे साथ लिखते चले तो अच्छी बात है, वरना अगर आप नहीं लिखना चाहते ना, तो मैं जब हमारी क्लासें ख़त्म होगी तभी ये PDF आपके टेलीग्राम पर डाली जाएगी, क्योंकि जब तक मैं इसका पढ़ा नहीं दूंगा तब तक मैं डालूंगा नहीं, क्योंकि इसको बनाने में मुझको 2 घंटे का पूरा समय लगा है, मैंने बर्बाद किया अपना, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा शेयर के लिए बोलता हूँ, आपको लाइक करना हो करो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम्हें रोज़ क्लासें ऐसी मिलती रहें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रासायनिक जो यौगिक हैं उनके जो विशिष्ट गुणधर्म के आधार पर 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। कौन सा है? पहला अम्ल, दूसरा क्षार है, और तीसरा लवण है यानी कि नमक है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? अम्ल की। हिंदी में बोलते हैं अम्ल, इंग्लिश बोलते हैं एसिड। अच्छा, इसमें PDF में जो इम्पोर्टेंट लाइन होगी मैं उन्हें खुद मार्क करता चला जाऊंगा कि आखिर इसमें इम्पोर्टेंट क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। जैसे कि कक्षा 10 का लड़का है, मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो उसको तो पूरा लिखना पड़ता है थ्योरी में, ठीक है, जो प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। लेकिन जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करता है, कंपटीशन लेवल की, तो उसमें
पूरा पूरा नहीं लिखना पड़ता है ना, वहाँ पर एक प्रश्न देता है, उसमें 4 ऑप्शन आते हैं और वो उन्हीं में से एक सही होता है, उसमें सही के निशान मार करके आगे बढ़ जाता है। तो इस चैनल से हाई स्कूल के लड़के भी जुड़े हैं और कंपटीशन लेवल के भी लड़के जुड़े हैं, ठीक है ना। तो अपने अपने हिसाब से अपना अपना पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, किसी तरीके से मिट जाओ भाई तुम। चलो अच्छा, यहाँ पर देखिए एसिड शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के एड्स शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा, ठीक है। इसलिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इम्पॉर्टेंट है, कभी कभार आपसे पूछेगा कि एसिड किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो इसकी लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई, किसकी, एसिड की। ये पॉइंट को थोड़ा से आप इसको याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा यानी कि सावर, ठीक है। इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इसलिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल यानी कि एसिड वह रासायनिक यौगिक अथवा पदार्थ है जो अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन अथवा हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन का त्याग करता है अथवा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अम्ल वो होगा जो अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन अथवा हाइड्रोजन आयन का त्याग करेगा अथवा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अगर ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन तुमको दिख रही कहीं पर भी, तो वो हमेशा अम्ल होगा। ध्यान रखना, जो 10 वालों के लिए पूरा पूरा उसको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अपने हिसाब से मैनेज करो। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, एसिड किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है, खट्टा। इसलिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल वह रासायनिक यौगिक अथवा पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन अथवा हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं अथवा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसे क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, यहाँ तक समझने में कोई किसी को दिक्कत नहीं हो सकता, जहाँ तक मेरा प्रयास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्षार की। क्षार को बोलते हैं हिंदी में क्षार, इंग्लिश में बोलते हैं ब्यास नहीं बेस ठीक है। अच्छा, बात करता हूँ, क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर OH आयन मुक्त करते हैं। यानी अम्ल का जस्ट विपरीत होता है क्षार। तो क्षार वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH आयन मुक्त करते हैं, यानी कि देते हैं। क्षारकों में प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। वो क्या था, वो लेनिक प्रवृत्ति था अम्ल वाला, लेकिन ये क्षार इलेक्ट्रॉन यानी क्षारकों को प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, यानी ग्रहण करेंगे। ये स्वाद में कड़वे होते हैं तथा स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने और फिसलन युक्त प्रतीत होते हैं। क्षार कड़वे होते हैं, इनको छूने पर या स्पर्श करने पर ये चिकने और फिसलन युक्त प्रतीत होते हैं। अगर हमको छुएंगे ना, तो ये जो हम साबुन नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी के बाद ये चिकना प्रतीत होता है। तो अम्ल क्या था, अम्ल खट्टा था, लेकिन क्षार कड़वा है। ये जल में घुलकर OH आयन मुक्त करेगा। क्षारकों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, इम्पोर्टेंट मैंने मार्क किया है, तथा स्पर्श करने पर साबुन के समान एवं फिसलन युक्त प्रतीत होते हैं। ये क्षार का डेफिनेशन था, इसमें स्टार मार्क कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट अम्ल वाला भी है और क्षार वाला भी है, ठीक है ना। चलो मैं हटाता हूँ थोड़ा सी। तो अम्ल वाला भी इम्पॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लो यहाँ से, ठीक है। जितने इम्पोर्टेंट लगा उतने कम है, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम से आपके डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने टास्क कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, अब अम्ल और क्षार के बारे में हमने एक स्लाइड ऐड किया है। अब हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं याद करने का। आपको ध्यान से समझना है और सुनना है। अगर आप चाहो तो अपने आप नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए,
अम्ल और क्षार के बारे में। अच्छा, अम्ल क्या होगा? अम्ल लिटमस पेपर पर जब हम डालते हैं ना अम्ल को, तो ये नीले से लाल कर देता है, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज पर ये लाल ही रहेगा, और ये फिनाइलएथलीन पर ये रंगहीन हो जाता है। कौन सा? अम्ल। और क्षार को जब किसी विलयन में डालते हैं तो लाल से नीला हो जाएगा। इसकी प्रवृत्ति होती क्षार की, लाल से नीला होगा। और ये मिथाइल ऑरेंज में जब इसको डालेंगे तो पीला पड़ जाएगा, और ये फिनाइलएथलीन के साथ ये गुलाबी हो जाता है, ठीक है। चलिए पहले समझते हैं याद कैसे करेंगे, हाँ, सबसे बड़ी बात है। अच्छा, मैंने जो जिस तरह मैंने याद किया है सेम बाय सेम उसको मैं याद करने का प्रोसेस सेम बाय सेम अपनी तरह ही बताऊंगा, ठीक, जिस तरह मैंने याद किया है। देखो, नीला, अनीला, ऐसे क्या होगा? अम्ल होगा। अच्छा, नीचे क्या होगा? नीला, नीला। और इस जो लास्ट वाला है इसे होता है लाल। तो अम्ल क्या होगा? आ से अम्ल, इधर आ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल, यानी अनीला। अम्ल नीला से लाल होगा, अनीला। आ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल, यानी कि अम्ल नीला से लाल होगा। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, प्रॉब्लम? तो अम्ल को समझ पाए हैं ना? ये तरीके हैं, टिप्स हैं, ऐसे में इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो अम्ल वही होगा जो नीले से लाल कर देगा, ठीक है। और जिसको मिथाइल ऑरेंज साथ इसको मिलाते हैं ना तो ये लाल हो जाता है, और इसको जब फिनाइलएथलीन साथ क्रिया कराएंगे तो ये रंगहीन हो जाएगा, ऐसे होता है, ठीक है। तो अम्ल अनीला, यानी कि आ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल, अम्ल नीला को लाल कर देगा, नीला से लाल हो जाता है। कौन सा? अम्ल। आगे बढ़ें, चलिए अब हम बात करेंगे क्षार की। इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, थोड़ा जूम कर दो हम खुद से, ताकि मुझे लिखना आ जाए। मतलब मैं लिखना थोड़ा मुझको दिक्कत हो रही है। यहाँ देखो, छ ला नी, एक मिनट मैं पूरा हटा देता हूँ। छ ला नी, नी लिखा सही था, पर इसमें लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है ना थोड़ा सी। छ ला और नी, छलानी। छा से छार, छा से छार, ला से लाल, और नी से नीला, लास्ट वाला नीला। तो छलानी, छा से छार, ला से लाल, नी से नीला, यानी छार लाल से नीला हो जाएगा। अनीला में क्या था? आ से अम्ल, ला से लाल, नी से नीला। अम्ल नीले से लाल कर देता था, लेकिन ये क्षार होगा ना ये लाल से नीला हो जाएगा, ठीक है ना। इसे समझ पाए हो सही तरीके से ही कि मैं इसका दोबारा रिव्यू करूं? जल्दी बोलिए। इसी को जब मिथाइल ऑरेंज के साथ क्रिया कराएंगे तो पीला हो जाएगा, और इसी क्षार को जब हम फिनाइलएथलीन साथ क्रिया कराएंगे तो ये गुलाबी हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, आपको यहाँ पर मैंने स्लाइड में ऐड भी किया हुआ है, तो चाहो तो आप इसको देख सकते हो यहाँ पर। ये यानी ऐसे कुछ गुणधर्म प्रयोग कराता है, ठीक है ना। ये वाला फर्स्ट का था, ये वाला गुलाबी वाला, और ये वाला जो रंगहीन था ना इस वाले का, ये फर्स्ट पहले वाले का था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ें। चलिए, अभी समय ज़्यादा हमारा हुआ नहीं है ना। अच्छा, अभी कुछ परिभाषा है जो वैज्ञानिकों ने दिया है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, अगर नहीं छोड़ो कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे आज हम कुछ परिभाषा के बारे में, अम्ल और क्षार के बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने परिभाषा दिया है, तो उसी के बारे में हम देखेंगे, ठीक है ना। तो अम्लों एवं क्षारों को परिभाषित करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों द्वारा कुछ संकल्पनाएँ यानी कुछ कॉन्सेप्ट प्रस्तुत की गई हैं, जो कि निम्नवत हैं, ठीक है। अब इसमें एक साइंटिस्ट का नाम था ये आर्हेनियस अम्ल एवं आर्हेनियस क्षार। चलो समझते हैं, ये साइंटिस्ट कौन है? स्वीडन वैज्ञानिक है, इसका नाम है स्वांटे अगस्ट आर्हेनियस। इसका पूरा नाम आपको याद नहीं रखना है ना, नाम कितने अटपटे हैं, क्योंकि इंडियन तो है नहीं। अगर इंडियन होता तो इनका नाम सुरेश,
महेश, दिनेश और गणेश होता है ना, सिंपल सिंपल सा नाम था। ये विदेशी है, इंडियन नहीं है, इसलिए इनका नाम कुछ अलग सा है, अटपटा सा लग रहा है ना। इनका नाम पूरा आपको अर्हेनियस इसको पढ़ लेना है, अर्हेनियस, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ का वैज्ञानिक था? स्वीडन का। आपसे कभी नहीं पूछेगा कि कहाँ का था अर्हेनियस, ठीक है ना। अच्छा, इसके अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलकर, एक मिनट में उसका ऊपर क्यों करता हूँ, यहाँ पर, वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी में वृद्धि करते हैं, वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे अर्हेनियस अम्ल कहते हैं। फिर से एक बार समझिए, वे पदार्थ जो जल में घुलेंगे, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन H+ आयन यानी हाइड्रोजन H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि करते हैं, यानी ये बढ़ाएंगे, अर्हेनियस अम्ल कहते हैं। आगे बढ़ें। तथा वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन अथवा हाइड्रोक्साइड आयन OH यानी कि पहला ये H+ आयन की बढ़ाएगा सांद्रता, और ये बढ़ाएंगे OH+ आयन की, OH- नेगेटिव की आयन की सांद्रता बढ़ाएंगे कौन? क्षार। तो तथा वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल अथवा हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयन की सांद्रता को बढ़ाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अर्हेनियस क्षार, ठीक है। तो अम्ल इसमें क्या करेगा? मैं नीचे लाता हूँ। अम्ल H+ आयन की सांद्रता बढ़ा देगा तथा अरे भाई तुम ना रुको भी, एक मिनट, हाँ यहाँ पर। और क्षार क्या था? क्षार OH की सांद्रता बढ़ाएगा, यानी कि निगेटिव की, ठीक है। इसलिए मैंने शॉर्ट में मैंने बताना उचित समझा था तुमको। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो एक बार फिर देखो, जो अम्ल होगा ना, अम्ल वो H+ आयन की सांद्रता बढ़ाएगा, लेकिन जो क्षार होगा ना वो OH- की सांद्रता को बढ़ाएगा। तो पहला वाला अर्हेनियस अम्ल होगा और दूसरा वाला अर्हेनियस क्षार होगा, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम दूसरा पड़ाव पार करने के ये प्रयास में लगे हैं, ठीक है ना, दूसरा। अच्छा, यहाँ समझते हैं। दूसरा एक साइंटिफिक नाम है ब्रांस्टेड-लॉरी अम्ल तथा क्षार सिद्धांत। ये एक दूसरे साइंटिस्ट हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। अम्ल क्षारकों को परिभाषित करने की दशा में यह सिद्धांत 1923 में 2 वैज्ञानिकों द्वारा स्वतंत्र रूप से दिया गया था। ये अलग अलग नाम हैं, जोहानेस निकोलस ब्रांस्टेड, ये डेनमार्क का रहने वाला था, तथा थॉमस मार्टिन लॉरी, ये इंग्लैंड का रहने वाला था। इस सिद्धांत के 2 व्यक्तियों ने दिया था, पहले का नाम ब्रांस्टेड और दूसरे का नाम था थॉमस मार्टिन लॉरी। 2 व्यक्तियों के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थों जो जलीय विलयन में वियोजित होकर प्रोटॉन, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देने की क्षमता रखते हैं, उसे ब्रांस्टेड-लॉरी अम्ल कहते हैं। उससे हल्का फुल्का तुम्हें मिलता हुआ प्रतीत होता है ना, हल्का सा, जब पर ज़्यादा नहीं मिलेगा। तथा वे पदार्थ जो विलयन से प्रोटॉन H+ आयन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, उसे बोलते हैं ब्रांस्टेड-लॉरी क्षारक। ब्रांस्टेड-लॉरी क्षारक उसे कहते हैं। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, तो आपको याद करना पड़ेगा, इसका बाई कट करने का कोई रास्ता नहीं है। देखिए, हर चीज़ का ट्रिक नहीं होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें आपको बताया जाता है कि हाँ ये सही है, ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ में ट्रिक नहीं चलता मेरा भाई, उनको याद ही करना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम पहला पड़ाव पार कर चुके हैं ना। ये बहुत प्रकार के साइंटिस्टों ने जो दिया था, तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें फिर था लुईस अम्ल एवं क्षारक। ये कौन थे?
इन्होंने, अगर ये साइंटिस्ट के डिफिनेशन परिभाषा आई है तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो कहा होगा। इन्होंने क्या अलग से कहा है? तो ये जो लुइस अम्ल और क्षारक, यानी जो लुइस था ये अमेरिकन वैज्ञानिक था, यानी कि अमेरिका का रहने वाला था। अमेरिकी वैज्ञानिक गिलबर्ट न्यूटन लुइस इसका पूरा नाम था। के अनुसार वह रासायनिक पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करने की क्षमता रखता है उसे लुइस अम्ल कहेंगे। ठीक है। जस्ट उसी के विपरीत, यानी इसके विपरीत वह रासायनिक पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करने की क्षमता रखता है उसे लुइस क्षारक कहते हैं। यानी जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा वो लुइस अम्ल होगा, और तथा इसके जो विपरीत यानी वह रासायनिक पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की क्षमता रखेगा वो लुइस क्षारक कहलाएगा, बस और कुछ नहीं। अरे आया बुझाइल भोजपुरी में बोला करते हैं ना, मतलब भोजपुरी में जब मतलब कोई तुम्हें समझाएगा और तुम्हें समझ आ गया है तो बोलेगा, जैसे हम बोलते हैं ना तुम्हें समझ में आया, तो भोजपुरी वाला बोलेगा बुझाइल, मतलब तुम्हें समझ आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं रहा था ना, मतलब कुछ दिन 3 दिन के लिए बाहर गया था घूमने के लिए। अच्छा, अब हम तीसरा जो पड़ाव है पार करने वाले हैं, अम्लों के प्रकार। ठीक है, यानी स्रोत के आधार पर अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला, एक मिनट, ठीक है, मेरा मन कर रहा था कि मैं फ़ोटो अपनी स्क्रीन पर लाऊं, पर फिर मुझे लगा कि नहीं, स्क्रीन में समस्या ज़्यादा खड़ी होती है ना लिखने में, ड्रॉ करने में, इसीलिए मैं नहीं लाया हूँ। ठीक है ना। अच्छा, क्या कमेंट करना कि क्या मुझे स्क्रीन पढ़ाते समय लाऊं कि ना लाऊं तुम्हारे लिए। अगर तुम कहोगे कमेंट में तो मैं अपने आप को स्क्रीन में दिखाऊंगा, ताकि जो मेरे मूवमेंट, मेरे हाथों का जो मेरा बोलने का तरीका है वो तुम्हें देख पाओगे। ठीक है ना। अगर तुमको लगता कि नहीं चलो ऐसे ही सही, तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे चाहते हैं। उसमें क्या मेरी फ़ोटो भी आती थी। ठीक है, और इस तरह तुम मेरी क्यों आवाज़ भर सुनते हो ना, इसलिए। अच्छा, आगे बढ़ें। अच्छा, जो अम्लों के प्रकार है ना, तो कुछ अलग अलग प्रकार कुछ अलग अलग होते हैं। तो स्रोतों के आधार पर कौन कौन से होते हैं? एक होता है कार्बनिक अम्ल, एक होता है अकार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल का मतलब होता है कि जिनमें कार्बन उपस्थित हों या जिनमें कार्बन की मात्रा उपस्थित हो, उसे बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। और अकार्बनिक अम्ल वे होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा या फिर कार्बन उपस्थित नहीं होता है, उसे बोलते हैं अकार्बनिक अम्ल। ठीक है। अच्छा, अब इसी में अगली जो हमारी स्लाइड है, इसमें लिखा गया है कि ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर एक होता है ऑक्सी अम्ल और दूसरा होता है हाइड्रा अम्ल, यानी ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल। फिर नेक्स्ट, हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर इसको 2 भाग में बांट देता है। ठीक है, कौन सा है? पहला प्रबल अम्ल है और दूसरा दुर्बल अम्ल। इसका मैंने कल वीडियो पढ़ाया था अम्ल का, पीएच स्केल के बारे में जब मैंने कल पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि प्रबल अम्ल कौन सा है और दुर्बल अम्ल कौन सा है। अगर आप ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं पिन कर दूंगा, तो जैसे वीडियो पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने वीडियो चलना स्टार्ट हो जाएगी वो। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें जो अगला हमारा टाइप था कि जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर इसको 2 प्रकार में बांटेंगे। पहला सांद्र अम्ल और दूसरा था आपका था तनु अम्ल। ठीक है, तो ये अम्लों के प्रकार हैं, टाइप ऑफ एसिड्स। ओके, आगे बढ़ें। किसी को प्रॉब्लम? लेकिन प्रॉब्लम होगी तो कैसे दिखेगा? वीडियो जब ख़त्म होगी तो लास्ट में मुझसे बोल देना, कमेंट कर देना जो भी तुम्हारी समस्या हो, मैं सॉल्व करने का भरसक प्रयास करूँगा अपना। ठीक है ना। चलिए, कम से कम आधे घंटे की वीडियो हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं ना। ये वीडियो आपकी छोटी छोटी रहेंगी ताकि आप पढ़ते पढ़ते कभी ऊब न जाएं। आधे घंटे की, 40 मिनट की, 45 मिनट की, 1 घंटे कभी वीडियो नहीं जाएगी। हमेशा ये तो 30 मिनट, 40 मिनट या फिर 45 मिनट आपको इतने वीडियो लगभग मिलेंगी। इस टॉपिक को हम लगभग 3 से 4 दिन में ख़त्म करेंगे,
लेकिन जो भी पढ़ेंगे बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, इसमें कुछ छूट ना पाए आपके एग्ज़ाम में, कि आपको ये कभी ना हो कि हाँ ये मेरा छूट गया है, ठीक है ना। आप कोई भी एग्ज़ाम देना आपको छूटेगा नहीं इससे। चलिए जूम इन, यानी मैंने जूम कर लिया। चलिए अब स्रोत के आधार पर तुम्हें कुछ एक साउंड की आवाज़ आ रही होगी ना, तो हमारे यहाँ पर एक प्रोग्राम होता है ना जो बोलते दुर्गा चालीसा, तो वही बैठी है, वही आवाज़ तुमको सुनाई दे रही होगी, ठीक है ना, और कुछ नहीं था। अभी हाल ही में बारिश हुई थी, पर मुझको लगा कि बारिश समय वीडियो शूट करना उचित नहीं था, तब मैंने शूट नहीं किया था, नहीं तो कर देता वीडियो शूट आराम से, ठीक है ना। चलिए जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्रोत के आधार पर दो प्रकार के थे, एक पहला कार्बनिक था और दूसरा था अकार्बनिक। था कि नहीं था। अच्छा, तो हम पढ़ेंगे पहले कार्बनिक अम्ल, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। आराम से पढ़ो, देखो और सुनो। वे अम्ल जो विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों जैसे पादप एवं जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, यानी वे अम्ल जो विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों जैसे पादपों यानी कि पेड़ों तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, उसे बोलते हैं कार्बनिक अम्ल, या जिसको बोल सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड। सभी कार्बनिक अम्लों में सी अनिवार्य होता है, सभी कार्बनिक अम्लों में कार्बन अनिवार्य होगा, ठीक है ना, मैंने आपको ऊपर ही पढ़ा दिया था, ठीक है। यानी सभी कार्बनिक अम्लों में कार्बन अनिवार्य रूप से उपस्थित होगा, तभी तो उसे कार्बनिक बोलेंगे, ठीक है। विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, दूध, दही एवं जीव कार्बनिक अम्लों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि सिट्रिक अम्ल। क्या सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है? कमेंट करना। फिर है एस्टिक अम्ल, क्या ये पेड़ पौधों से पाया जाता है? फिर है फार्मिक अम्ल, ये किससे प्राप्त करते हैं? और लास्ट में आपका है लैक्टिक अम्ल, ये किससे प्राप्त किया जाता है? अच्छा, लैक्टिक अम्ल किससे प्राप्त करते हैं, पौधों से या फिर जंतु से? बताइए। जंतु से प्राप्त करेंगे, ठीक है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल वही होता है जब हम दूध से दही जब बनता है ना, तो यही लैक्टिक अम्ल के द्वारा वो जम जाता है, दूध से दही बन जाता है। किसी लैक्टिक अम्ल उसमें उपस्थित होता है उस दही में, और जो उस दूध से दही जमाने का काम जो जीवाणु करेगा उसे बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है। और जो इसमें दूध की प्योरिटी को मापते हैं उसे बोलते हैं लैक्टोमीटर, ठीक है ना। इतना मैंने बता दिया आपको। तथा आज इसके प्रमुख उदाहरण हैं किसकी? कार्बनिक अम्ल के। अच्छा, एक बार फिर समझते हैं। कार्बनिक अम्ल में कार्बन उपस्थित होगा, पहली बात। ये प्राकृतिक स्रोतों से पादप और जंतुओं दोनों से प्राप्त किए जा सकते हैं, इन्हें हम कार्बनिक अम्ल का कहते हैं। सभी कार्बनिक अम्लों में कार्बन अनिवार्य रूप से उपस्थित होगा, तभी से बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। अच्छा, विभिन्न प्रकार के जो फल, सब्जियां, दूध, दही, ये सभी जितने भी अम्ल पाए जाते हैं ये पादप और जंतु इन दोनों में से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे सिट्रिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। आज इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इसे मार्क करो और इसको देखने का भरसक प्रयास करो, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि पूछेगा कि निम्न में से ऐसा कौन सा अम्ल है जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है। ऑप्शन में देगा कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल, तो वहाँ पर आप आंसर मानेंगे कि कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल में कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है, ठीक है। आगे बढ़ें। इसका एक उदाहरण यहाँ पर देखो दिख रहा है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड में कार्बन की मात्रा उपस्थित होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो गौर से में ये सी दे रखा है कार्बन, इसलिए। अच्छा, वाह भाई, मस्त, इम्पोर्टेंट, इसे मार्क करो। एक मिनट में तुम जस्ट मिनट, एक मिनट जस्ट मुझे 1 मिनट दो, हल्का सा फ़ोटो इसको सेटिंग कर दो, तो 2 मिनट लगेंगे वो सेटिंग करने में।
लो, दिखने लगा। अच्छा और क्या था ना कि मुझे खुद चैन नहीं पड़ रहा था मुझे खुद से। अच्छा 1 मिनट, मैं थोड़ा से इसको छोटा कर देता हूँ। अच्छा ऐसे। अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है। तुम थोड़े 1 मिनट भाई, तुम थोड़े नीचे आ जाओ तब तक मैं, और तुम स्टार्ट करो, ठीक है। इतने ही मैंने ब्राइटनेस नहीं बढ़ाया है, मेरी पिक्चर क्वालिटी ऐसे ही है, ठीक है ना। अच्छा अब हम पढ़ने वाले हैं कार्बनिक अम्ल एवं उसके स्रोत, यानी जो कार्बनिक अम्ल और उसके स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है। आप कोई सूत्र अगर आपको याद हो जाए तो आप याद कर लीजिए, बाकी आपसे पूछेगा नहीं जल्दी से। हो सकता है कभी कभार 1-2 नंबर में आ जाए तो आ जाए, वरना आप सभी को याद करना ही पड़ेगा ये। क्योंकि देखिए कभी कभी आपसे ये सूत्र पूछ लेता है ना कि फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होगा, ठीक है ना। इसलिए आपको ये टेबल याद करके चलना है पूरी इसलिए। चलो, एक तरफ मैंने ऐड किया है अम्लों को और दूसरी तरफ मैंने ऐड किया स्रोत, ठीक है। यानी हमने आपसे पहले ही पढ़ा रखा था कि अम्ल यानी कार्बनिक अम्ल ये पादप और जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। अगर वो कार्बनिक अम्ल होगा तो उसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित होगी, तभी उसे बोलते हैं कार्बनिक अम्ल, ठीक है। अच्छा इसमें पहला जिसमें हमारा पॉइंट था, इसमें लिखा है सिट्रिक अम्ल। देखो गौर से यहाँ पर सिट्रिक अम्ल, यहाँ पर यहाँ सिट्रिक अम्ल जिसका फार्मूला सूत्र होता है C6H8O7, इसका फार्मूला यानी कि इसका सूत्र होता है। ये किस में पाया जाता है तो जो खट्टे फल होते हैं ना, ये सिट्रिक अम्ल उन्हीं में पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे नींबू, संतरा, टमाटर आदि खट्टे फल में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं सिट्रिक अम्ल, ठीक है। अच्छा अब आपको सेकंड नंबर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एस्टिक अम्ल, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH। एस्टिक अम्ल जो सिरका होता है ना, विनेगर, उसमें भी एस्टिक अम्ल पाया जाता है। और ये सिरका कैसे बनता है, ठीक है, समझते हैं। थोड़ा 1-2 मिनट का लगेगा समझ आने में। अच्छा हमारे यहाँ पर अचार रखा जाता है ना, तो क्या करते हैं कि जब कभी क्यों किसान गन्ने खेत में मतलब उसे बोते हैं ना, तो खेत में गन्ना बड़ा सा होता है और उसे जब कभी गुड़ बना जाता है, खाने वाला जो गुड़ जब खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं मीठा होता है, तो उसमें कुछ मात्रा उसके गुड़ की मात्रा उसी में रख जाता है पात्र में, और उसे गर्म पानी साथ उसे हीटिंग करते उबालते हैं, और उसे कुछ दिन के पास उसको घर पर रख लेते हैं, उस पानी को जो भी रखा जाता है उस लिक्विड को, और कुछ दिन बाद उसमें सिरके की मात्रा काफ़ी भारी मात्रा उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? सिरके में, उसे बोलते हैं सिरका, ठीक है। तो जब कभी अचार रखा जाता है ना, तो उसमें सिरका डाला जाता है, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है एसिटिक अम्ल का? CH3COOH, ओके। अब हमारा जो तीसरा इसमें है फार्मिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCOOH। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे? मधुमक्खियों की मधुमक्खी में पाया जाता है। ये मधुमक्खियों के डंक में या फिर चींटियों के डंक में ये पाया जाता है ये फार्मिक अम्ल, तथा नेटल नामक वनस्पति एवं कांटों में भी पाया जाता है। देखो फार्मिक मधुमक्खियों की जो चींटी का मतलब जो डंक होता है मधुमक्खियों का या फिर चींटी का डंक, जब वो काट देती है ना तो सूज जाता है। कभी स्किन में देखना चट्टे दरारें मतलब कि हल्का सा मोटा लेयर उसी पड़ जाती है और वो मोटा कुछ उभरा वो उसकी स्किन दिखाई देती है ना, तो उसमें वो अपने अंदर किसी बॉडी में किसी दूसरे की बॉडी में उसको इंजेक्ट कर देता है मधुमक्खी, तभी देखना वो फूल जाता है। अभी एक बार मेरे सर पर उसने काटा था तो काफ़ी फूल गया था ना, तो उसने फार्मिक अम्लों को मेरे अंदर इंजेक्ट कर दिया था, घुसेड़ दिया था ठीक है ना, तभी वो मेरी स्किन फूल गई थी वो, ठीक है। हाँ नेक्स्ट है, मैं इसको हटा देता हूँ। इसी में हमारा इसमें अगला है चौथे नंबर का है लैक्टिक अम्ल। इसका फार्मूला होता है C2H4OH COOH, इसका फार्मूला होता है। और ये लैक्टिक अम्ल मैंने बोला था ना कि लैक्टिक अम्ल, लैक्ट माने दूध, यानी लैक्टिक अम्ल ये खट्टा दूध एवं दही में ये अम्ल पाया जाता है। जब कभी हमारे घरों में जब कभी हम
भैंस से गाय का दूध निकाल करके उसे गर्म करके जमाते हैं ना, तो कुछ देर बाद वो मतलब कि दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। तो दूध से दही पर जो बनाने वाला जो एक बैक्टीरिया होता है ना, उसे बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। वो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, बदल देता है, ठीक है। तो जो लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा ना, ये खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और दही में ये लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ें। मैं 1-2 मिनट के लिए मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहता हूँ कि जब मेरा मुंह बोलते बोलते दर्द करने लगा, ठीक है ना, तो थोड़ी देर पहले बात करते हैं आराम से। देखिए, अगर आपको लिखना हो तो आप लिखते चलिए, मेरा कोई इसमें वो नहीं है कि आप लिख नहीं सकते। आप चाहे तो आप इसे लिख भी सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, मुझे क्या है ना बोलते बोलते मेरा मुंह दर्द करने लगता है, ठीक है। तब तक कुछ देर में आपसे बातें कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए, जितना मैंने आपको पढ़ाने का वादा किया है, बताने का वादा किया है, आपको मैं उतना बता करके जाऊँगा। लेकिन फ़र्क इतना है कि वीडियो छोटी रहेंगी, बड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि एक घंटे पढ़ते पढ़ते कोई ऊब जाता है, ठीक है ना। इसलिए वीडियो लगभग आधे घंटे की रहेगी, ये तो 45 मिनट की, फिर 40 मिनट की, ठीक है ना। इसलिए मैंने बोला था कि आपके अगर रिलेटिव में होता है ना, हमारे चाचा ताई फूफा जो भी हैं, मामा, अगर उनके लड़के या कोई लड़की तैयारी कर रही तो आप हमारी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं उनके पास में, ठीक है ना। और PDF के लिए मैंने आपको कह रखा है लेडी, अगर मैंने एक बार कह दिया तो फिर मुझसे पीछे नहीं हटूंगा। अगर एक बार मैंने कहा है कि मैं इसका PDF आपको दूंगा तो मैं आपको ज़रूर दूंगा, बस, ठीक है। लेकिन तब दूंगा जब इसका क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँगा, तब मैं दूंगा, क्योंकि इसको बनाने मुझको लगभग 2 घंटे मेरा समय लगा है मेरा, ठीक है ना। हो गया, थोड़ा नोट तो कर ही लिया होगा ना। बढ़े आगे, चलिए, ये लो। अच्छा, हमने लैक्टिक अम्ल पढ़ लिया ना, अब हम पढ़ने वाले इसी का है एस्कॉर्बिक अम्ल। 5वां नंबर शायद होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका सूत्र होगा C6H8O6। इसका फार्मूला होता है एस्कॉर्बिक अम्ल का। जो आंवला होता है ना, आंवला और पपीता और ब्रोकली, इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। आंवला और पपीता के बारे मैंने सुना है और देखा भी है, लेकिन अभी मैंने ब्रोकली नहीं देखा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट तुम्हें खुद भी करना है कि तुमने देखा कि नहीं देखा। चाहो तो तुम गूगल का इस्तेमाल कर लो। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ब्रोकली की एक इमेज अपने कम्युनिटी पर डाल दूँगा, तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है ना। तो तुम भी देख लेना, मैं भी देख लूँगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें अकेले देखना हो तो गूगल पर जाना, वहाँ डालना ब्रोकली, सर्च करा देना, तो एक इमेज आ जाएगी। तो ब्रोकली कुछ ऐसे होता है। देखो, अगर मैंने बोला किसी चीज़ के बारे में तो उसे हम पता तो करें ना कि गलत है कि सही है, ठीक है ना। इसलिए मैंने बोला ब्रोकली को तुम्हें देखना है। फिर है इसमें अगला हमारा 6 नंबर का टार्ट्रिक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है C4H6O6। किसका? टार्ट्रिक अम्ल का। ये कच्चा आम में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में पाया जाएगा, अंगूर में पाया जाएगा। यानी टार्ट्रिक अम्ल कच्चा आम, अंगूर, इमली, इनमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। केला, अनानास, ऐसे बहुत सारे फल होते हैं जिनमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन आपके एग्ज़ाम में जब कभी पेपर में अभी आएगा ना, तो हमेशा पहले वो अंगूर और इमली के बारे में पूछेगा कि अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो वहाँ पर आप आंसर लगाएंगे टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिसका फार्मूला होता है C4H6O6, ठीक है। आगे बढ़ें। अच्छा, अब अगला जो हमारा बचा है ऑक्जैलिक अम्ल। ऑक्जैलिक अम्ल ये C2H2O4, इसका फार्मूला यानी इसका सूत्र होता है ऑक्जैलिक अम्ल का। अगर मैं बात करूं कि इस कहाँ पर ये पाया जाएगा, तो ये पाया जाएगा पालक और टमाटर में। आपसे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछेगा कि पालक और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे कि ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है, जिसका फार्मूला होता है C2H2O4, ठीक है। अच्छा, ऑक्जैलिक, जब ऑक्जैलिक मतलब होता है कि लगता है कुछ जलेगा, ऑक्जैलिक। तो टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल,
अब जब कोई जलता है, कुछ जले, तो देखना वो भी उसकी जो लौ होगी, लपट जलता है ना, वो भी लाल होता है। तो उसे दोनों का हम मिला सकते हैं ना, कमेंट कर सकते हैं ताकि हमें याद हो जाए। आग जैलिक जब जलेगा टमाटर तो उसका रंग कैसा लाल होगा, टमाटर रंग लाल। इस तरह मैंने याद किया था, ठीक है ना। तो आग जैलिक अम्ल पाया जाता है पालक और टमाटर में, ठीक है। जो अगला है हमारा है यूरिक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है C5H4O3। इसका फार्मूला होता है यूरिक अम्ल का, ठीक है। यानी कि इसको बोलते हैं मूत्र, यानी कि यूरिन। जैसे हम जल ग्रहण करते हैं ना, तो मूत्र के द्वारा हम यूरिन को बाहर कर देते हैं ना, उसमें यूरिया पाया जाता है उस कुछ मात्रा में। मुझे लगता है 2 या 3% उसमें यूरिया पाया जाता है, जो आदमी यूरिन बाहर करता है, ह्यूमन जो भी है, ठीक है। अब कितना हमारा टाइम का, अरे 45 मिनट, अरे वाह। अच्छा ठीक है, अब मैं वीडियो यहाँ पर मैं एंड करूँ क्योंकि हमारी लगभग 45 मिनट की हमारी क्लास हो गई है ना। तो जो अगली हमारी जो क्लास होगी ना, उसमें मैं दूसरी क्लास यानी सेकंड क्लास, उसमें मैं हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्रोत के आधार पर अकार्बनिक अम्ल, ठीक है। तो यहीं पर से मैं अगली क्लास को स्टार्ट करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए और मस्त रहिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लाइक करना चाहते हैं। अगर आपको शेयर करना हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली फ्रेंड्स, या फिर आप अगर एक पढ़ते हैं कहीं पर क्लास में, आप अपने फ्रेंड्स को हमारे इस वीडियो के लिए आप इसे सजेशन आपको दे सकते हैं आप उसे कि हाँ ये वीडियो चलती है या फिर ये प्लेटफॉर्म है, आप जा कर के आप इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, लास्ट करें। अगर आपको लगता है कि आपको शेयर करना तो आप शेयर भी कर दीजिए। टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है ना, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर इस वीडियो को शेयर किया जा सकता है। ओके, तो मैं वीडियो के यहीं पर मैं एंड करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और नीचे कमेंट, आपको एक नीचे कमेंट भी करना पड़ेगा, एक कमेंट कर दीजिए ताकि अब मैं अब देखूँगा ना कि आपके कमेंट कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। चलिए एंड करते हैं क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।